सभी बच्चों को नमस्कार। मेरा नाम जगदीश सोलंकी और आप देख रहे हो फिजिक्स बाय जगदीश सोलंकी यूट्यूब चैनल। इस चैनल में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, आज हम बोहर का जो मॉडल था उस मॉडल के अनुसार इलेक्ट्रॉन कक्षा में चक्कर लगाता है तो उसकी एक निश्चित चाल होती है, उसका एक निश्चित वेग होता है। उस चाल को हम कक्षीय चाल कहेंगे जो कक्षा में चक्कर लगाता है। तो आज हम उस चाल की गणना करेंगे कि इलेक्ट्रॉन जब नाभिक के चारों तरफ चक्कर लगाता है तो उस इलेक्ट्रॉन की चाल कितनी होती है वो आज हम ज्ञात करेंगे। तो आज हमारा वीडियो रहेगा इलेक्ट्रॉन की किसी कक्षा में चाल। इलेक्ट्रॉन की किसी कक्षा में चाल कितनी होगी ये हम ज्ञात करेंगे। कक्षा में चाल बोहर मॉडल के अनुसार हम निकालेंगे कि कितनी होती है। तो बच्चों, बोहर मॉडल ने अपने परिकल्पना में, अपने जो मॉडल में दो अभिधारणाएं थी उसकी, तो उसके उन्होंने ये बताया कि नाभिक के चारों इलेक्ट्रॉन कक्षा में चक्कर लगाते हैं और चक्कर लगाते हैं तो उसके लिए अभिकेंद्री बल लगता है और उस अभिकेंद्री बल का मान mv²/r होता है। ये बोहर ने अपने मॉडल में बताया था कि अभिकेंद्री बल लगता है। हम पढ़ चुके हैं कि जब भी कोई इलेक्ट्रॉन किसी नाभिक के चारों तरफ चक्कर लगाता है तो अभिकेंद्री बल प्राप्त होता है उसको। अभिकेंद्री बल के कारण ही इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों तरफ चक्कर लगाता है, यानी सेंट्रीपिटल फोर्स हमारे पास लगता है। एम क्या है? इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, v उसका वेग है और r जिस कक्षा में चक्कर लगा रहा है उस कक्षा की त्रिज्या कहलाती है। अब चक्कर क्यों लगाता है तो उन्होंने ये बताया कि स्थिर विद्युत बल लगता है। उस स्थिर विद्युत बल के कारण, स्थिर विद्युत बल जिसको हम कूलाम के नियम से प्रदर्शित करते हैं, स्थिर विद्युत बल कितना होता है हम पढ़ चुके हैं 1/4πε0। ई मतलब नाभिक का आवेश प्लस ई, मान ले नाभिक का आवेश इंटू ई इलेक्ट्रॉन का आवेश अपॉन आर का स्क्वायर। तो ये हमारे पास स्थिर विद्युत बल होता है Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। Q1 मतलब नाभिक का आवेश, Q2 मतलब इलेक्ट्रॉन का आवेश। इलेक्ट्रॉन और नाभिक के बीच में आकर्षण बल लगता है और उस बल को हम स्थिर विद्युत बल या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी कहते हैं। अब उन्होंने ये बताया कि स्थिर विद्युत बल के कारण, इस आकर्षण बल के कारण ही वो अभिकेंद्री बल प्राप्त करता है। अभी उन्होंने अपनी अभिधारणा में ये बताया था, अपने जो मॉडल दिया था उस मॉडल में ये बताया कि नाभिक और इलेक्ट्रॉन दोनों एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। उस आकर्षण के कारण ही इलेक्ट्रॉन क्या करता है? नाभिक के चारों तरफ चक्कर लगाता है। ये आकर्षण बल के कारण से चक्कर लगा, तो ये बल और ये दोनों बल बराबर होंगे। तो mv² अपॉन r इक्वल टू 1/4πε0 e² अपॉन r का स्क्वायर। तो इस तरह से उन्होंने अपनी अभिधारणा में अपने मॉडल में बताया था कि अभिकेंद्री बल, इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा है, किसके कारण चक्कर लगा रहा है? आकर्षण के कारण। और आकर्षण बल ये होता है और ये अभिकेंद्री बल का, दोनों फार्मूले अपन को याद होना चाहिए, दोनों को इक्वल कर देना। तो हमारे पास में यहाँ से r का मान निकालेंगे, r से r कैंसिल कर देना, इस r को इधर ले आओ, r इक्वल टू हमारे पास में आ जाएगा 1/4πε0 e² अपॉन mv का स्क्वायर। ये हमारे पास एक इक्वेशन दे दी इसको हमने। ये किस अभिधारणा के अनुसार दी हमने कि नाभिक के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है तो उस पर अभिकेंद्री बल लगता है और उस अभिकेंद्री बल का मान mv² अपॉन r होता है। नाभिक और इलेक्ट्रॉन के बीच में आकर्षण बल लगता है, उस आकर्षण बल को हम स्थिर विद्युत बल कहते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहते हैं, अट्रैक्शन फोर्स को, उसको हम स्थिर विद्युत बल कहते हैं। और उस स्थिर विद्युत बल का मान हम कूलाम के नियम से ज्ञात करते हैं और कूलाम का नियम हमने पढ़ रखा है। F इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2/r का स्क्वायर। Q1 मतलब नाभिक का आवेश जिस पर एक प्रोटॉन होता है, जिस पर आवेश E होता है, और E मतलब इलेक्ट्रॉन का आवेश E होता है। प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के बीच में आकर्षण बल होता है, दोनों पर आवेश की मात्रा बराबर होती है, ये भी हम पढ़ चुके हैं। तो इस तरह से हमारे पास में ये R का मान हो जाएगा 1/4πε0 e² अपॉन mv का स्क्वायर। ये इसकी एक अभिधारणा मॉडल के अनुसार, जो उसकी परिकल्पना थी उसके अनुसार ये R का मान हमने निकाला। दूसरा इसमें ये था कि उन्होंने ये बताया था कि इलेक्ट्रॉन केवल उन्हीं कक्षा में चक्कर लगाते हैं, किन कक्षा में? जिनके लिए कोणीय संवेग का मान, एंगुलर मोमेंटम जिसको हम बोलते हैं, और जिसका मान होता है mvr इक्वल टू h/2π का पूर्ण गुणज होता है। h/2π का क्या है? मल्टीपल इंटीजर होता है। तो दूसरी अभिधारणा उनकी ये थी कि इलेक्ट्रॉन ऐसा नहीं चाहे जहाँ घूम सकता है,
रदरफोर्ड के अनुसार कहीं भी चला जाता है, लेकिन बोहर ने बताया कि इलेक्ट्रॉन फिक्स कक्षा में ही चक्कर लगाए, उसके लिए एक स्थायी कक्षा होगी, उस स्थायी स्टेशनरी ऑर्बिट होगा उसके, उस स्थायी कक्षा में ही इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों तरफ चक्कर लगाएगा। और उसके लिए उन्होंने कंडीशन डाल दी थी कि उस इलेक्ट्रॉन का जो कोणीय संवेग होता है, एंगुलर मोमेंटम, जिसका फार्मूला mvr होता है, ये h/2π का एक पूर्ण गुणज होता है। तो दूसरी शर्त ये थी इसकी कि कोणीय संवेग h/2π का एक पूर्ण गुणज होगा, इंटीजर होगा। ये हमारे पास सेकंड शर्त है। यहाँ से स्मॉल आर का मान निकाल लेंगे, nh/2π mv। तो इस तरह से यहाँ से आर का मान निकाल लिया। दूसरी शर्त, पहली शर्त ये कि अभिकेंद्री बल और स्थिर विद्युत बल बराबर होते हैं, यहाँ से हमने आर का मान निकाला। दूसरी शर्त हमने ये देखी कि कोणीय संवेग का मान हमेशा nh/2π के बराबर होता है। ये इसकी दूसरी कंडीशन थी। इसको क्वांटीकरण की शर्त भी कहते हैं। बोहर की यदि क्वांटीकरण की शर्त लिखिए तो ये क्वांटीकरण की शर्त भी कहलाती है। क्वांटीकरण का मतलब एक निश्चित कक्षा में वो चक्कर लगाता है, इसलिए इसको क्वांटाइजेशन कंडीशंस भी कहते हैं, क्वांटीकरण की शर्त भी कहते हैं, ध्यान रखना। अब देखो ये भी आर और ये भी आर, तो बोहर मॉडल के अनुसार यदि ये आर है ये भी आर है, तो दोनों बराबर होना चाहिए। तो इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड दोनों को बराबर कर दो और यहाँ से v का मान निकालेंगे। इसको बराबर कर दो, इक्वेशन समीकरण 1 और समीकरण 2। देखो लेफ्ट हैंड बराबर तो राइट हैंड भी बराबर होंगे, दोनों को इक्वल कर देते हैं। तो 1/4πε0 e स्क्वायर अपान mv का स्क्वायर बराबर, यहाँ से क्या आ जाएगा nh/2π mv। अपने को v का मान निकालना, वेलोसिटी निकालना, तो एक v से एक v कैंसिल कर दो, यहाँ से v से ये v कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अब v का मान निकालना, देखो इसका मल्टीप्लाई इधर कर दो और v को इधर ले जाओ और इसको नीचे ले आओ, तो 1/4πε0 वैसे लिखो और ए स्क्वायर को वैसे लिखो, इसका मल्टीप्लाई इधर कर दो 2πm, इसका मल्टीप्लाई इधर, ठीक है। और h को नीचे ले आओ h, n को भी ले आओ नीचे n, और ये v को इधर ले आओ तो v। तो v का मान निकालना तो v को इधर ले आओ और इसको इधर ले आओ और इसका मल्टीप्लाई इधर कर दो। तो जिसका मान निकालना तो उसको एक तरफ कर लो, बाकी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो, ये अपने को पता है। इस 1/4 जो ए स्क्वायर 2πm और v को इधर ले गए, ns को नीचे ले आए, यहाँ m भी बचा, m भी लिखो यहाँ पर, m भी बचा। अब इसको सॉल्व कर लो तो m से m कैंसिल हो जाएगा, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा और 2 2 जा 4, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। अब जो बच गया उसको लिख देते हैं, क्या क्या बच गया, ए स्क्वायर अपन 2ε0 nh इक्वल टू 3। अब एक इसमें फाइन स्ट्रक्चर कांस्टेंट माना था इन्होंने, सूक्ष्म संरचना का नियतांक माना था अल्फा। तो उन्होंने ये कह रहा था कि सी का यदि ऊपर नीचे गुणा कर देते ऊपर नीचे तो ए स्क्वायर इंटू सी अपॉन 2ε0 n c h इक्वल टू 3। यदि हम इसका गुणा करने के बाद यदि ये मान देखते कौन सा, ए स्क्वायर अपॉन 2ε0 CH, ये जो मान देखते थे मान एक कांस्टेंट आता है, अल्फा से प्रदर्शित किया था। क्यों कांस्टेंट है, क्योंकि ई का मान भी फिक्स है। ई का मान कितना होता है, ई का मान होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, ई का मान। ε0 का मान पता है अपने को 8.85 × 10⁻12 कूलम स्क्वायर बटे न्यूटन मीटर स्क्वायर। सी प्रकाश का वेग, सी का मान भी पता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। एच एक प्लांक नियतांक है, इसका मान भी पता है 6.67 × 10⁻34 जूल सेकंड। तो ये चारों के मान अपने को पता है और इन चारों के मान यदि हम रख देते हैं तो आंसर हमारे पास में आता है, इसका मान 1/137 आता है, 137 के लगभग आता है।
तो ये जो कांस्टेंट माना था इन्होंने a²/2ε0CH, इसको सूक्ष्म संरचना का नियतांक भी कहते हैं, फाइन स्ट्रक्चर कांस्टेंट भी बोलते हैं इसको, सूक्ष्म संरचना नियतांक भी बोलते हैं, फाइन स्ट्रक्चर कांस्टेंट भी इसको कहते हैं। और इसका मान 1/37 आता है। तो ये जो मान हमने लिखा है किसका, 2ε0 CH और E, इन सब का मान यदि हल करते हैं तो 1/37 आता है। तो बचा क्या हमारे पास में, V इक्वल टू ऊपर C बचा हुआ, नीचे N बचा हुआ और 1/37 बचा हुआ नीचे, इसका मान 1/37 आता, 137 आता। यदि N का मान यदि 1 रख देते हैं हम, N बराबर 1, तब क्या आ जाएगा, V बराबर C/1/137, इतना वेग अपने को मिलेगा। ये पहली कक्षा में इलेक्ट्रॉन का जो वेग होता है, ध्यान रखना, इसको नोट कर लेना। n इक्वल टू 1 का मतलब क्या हुआ, पहली कक्षा में इलेक्ट्रॉन का वेग। पहली कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन का वेग होता है वो प्रकाश के वेग का 1/337वां भाग होता है। मतलब इतनी अधिक तेज गति से इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों तरफ चक्कर लगाता है। प्रकाश का वेग कितना होता है, अभी यहाँ लिख रखा है। तो यदि इलेक्ट्रॉन की पहली कक्षा में वेग यदि अपन निकाले तो c का मान कितना होता है, 3 × 10⁹ 8 मीटर पर सेकंड। ठीक है, इसमें 137 से डिवाइड कर देना, तो ये डिवाइड करने का जो आंसर आएगा वो इलेक्ट्रॉन का पहली कक्षा में उसका वेग आ जाएगा। 10⁶ के लगभग आता है, 2.18 × 10⁶ के लगभग आता है, मीटर पर सेकंड के बराबर होता है। तो किसी भी कक्षा में इलेक्ट्रॉन का वेग कितना होता है, C/1/137 के बराबर होगा। c प्रकाश का वेग होगा। इसका मतलब पहली कक्षा में इलेक्ट्रॉन का वेग प्रकाश के वेग का 1/137वां भाग होगा। तो यदि पहली कक्षा में निकल जाए तो दूसरी कक्षा में निकाल सकते हैं। n का मान 2 रखते हैं, n का मान 3 रखते हैं। तो इस फार्मूले से क्या आ रहा कि v का मान n की क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, v समानुपाती 1/n। इसका मतलब क्या हुआ, जैसे जैसे कक्षों की संख्या बढ़ती जाएगी वेग का मान क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। कभी मान लो परीक्षा में एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि सिद्ध कीजिए कि कक्षा की संख्या वेग की क्या होती है, व्युत्क्रमानुपाती होती है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। तो भी यही सवाल अपने को करना है। तो जैसे जैसे कक्षा का मान बढ़ता जाएगा इलेक्ट्रॉन का वेग क्या होता जाएगा, कम होता है। पहली कक्षा में C/137 होगा, दूसरी कक्षा में 4 से डिवाइड हो जाएगा, 2 से डिवाइड हो जाएगा, इसका और कम हो जाएगा। तीसरी कक्षा में फिर 3 से डिवाइड हो जाएगा और कम हो जाएगा। तो जनरल फार्मूला अपने पास में ये याद रखना, V इक्वल टू 1/137 C/n। n क्या, कक्षों की संख्या। यदि पहली कक्षा पूछे तो n का मान 1, दूसरी पूछे तो 2 रख देना, तीसरी पूछे तो 3 रख देना। इस तरह से इसका वेग का मान हम किसी भी कक्षा में ज्ञात कर सकते हैं। और जैसे जैसे n का मान बढ़ता जाएगा वेग कम होता जाएगा। क्यों, क्योंकि n का मान बढ़ेगा तो इलेक्ट्रॉन की नाभिक से दूरी बढ़ेगी, और नाभिक से दूरी बढ़ेगी तो उसका आकर्षण भी कम होगा, और जब आकर्षण कम होगा तो धीरे धीरे चक्कर लगाएगा, मतलब उसका वेग क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। तो जो पास वाला इलेक्ट्रॉन वो तेज गति से चक्कर लगाता है, और जो दूर वाला इलेक्ट्रॉन होता है वो धीरे धीमे धीमे चक्कर लगाता है, क्योंकि उसका आकर्षण धीरे धीरे कम होता जाएगा। तो अपने क्या ध्यान रखना कि अभिकेंद्री बल और स्थिर विद्युत बल दोनों बराबर होते हैं। फिर इन दोनों बराबर करके आर का मान निकालेंगे। दूसरी अभिधारणा क्या थी, कोणीय संवेग का मान n/2π होता, तो यहाँ से आर का मान निकालेगा। ये आर और ये आर दोनों आर बराबर है, दोनों बराबर करके v का मान निकालेगा, क्रॉस गुणा करके v का मान निकल गया। तो इस c का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करके कांस्टेंट दे दिया था इन्होंने अल्फा, और इस अल्फा को हल करने के बाद मान आया था 1/137। तो इस जो मैंने गोला लगा रहा है इसकी जगह 1/137 कर देना, c/n आ जाएगा, 137 c/n आ जाएगा। सबके मान मालूम होना चाहिए। इस प्रकार से हम v का मान हम निकाल सकते हैं। जैसे जैसे कक्षा की संख्या बढ़ती जाएगी v का मान कम होता जाएगा, क्योंकि आकर्षण नाभिक से दूर होने के कारण से कम होगा। यदि वीडियो आपको अच्छा लगता है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करें और बेल आइकन के बटन को प्रेस करें, ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। धन्यवाद, जय हिंद।